अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जिस पोएम को हम डिस्कस करेंगे वो टेड ह्यूज़ की बहुत ही फेमस पोएम द थॉट फॉक्स है, जिसको टेड ह्यूज़ का मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है इसकी यूनिकनेस की वजह से। इस पोएम में टेड ह्यूज़ ने बहुत ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ इमेजरी, सिंबल्स और मेटाफर्स को यूज़ करके अपना मैसेज कन्वे किया है। टेड ह्यूज़ को फादर ऑफ एनिमल्स कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पोएम्स में डिफरेंट एनिमल्स को एज अ इमेजरी और मेटाफर्स यूज़ करते हैं। इनकी कोई भी पोएम नहीं होगी जिसमें इन्होंने कोई भी एनिमल यूज़ ना किया हो। आज के इस पोएम द थॉट फॉक्स में भी इन्होंने एक एनिमल फॉक्स को यूज़ करके अपना मैसेज कन्वे किया है। So without wasting any time, let's jump to our main video. I will be doing the summary as well as the critical analysis of the poem all together for your better understanding. So moving to stanza number 1. I imagine this midnight moment's forest. Something else is alive beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move. इस स्टैंजा में पोएट ने सेटिंग और पोएट की मेंटल कंडीशन के बारे में बताया है कि वो एक रूम में है, एक पेपर और पेन के साथ, और वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है और वो इमेजिन कर रहा है कि वो गहरी रात में एक फॉरेस्ट में है और वो फील कर रहा है कि उसके पास क्लॉक और ब्लैंक पेज के अलावा भी कोई चीज़ अलाइव है जिसको वो फील कर सकता है। इस वक्त बहुत डार्कनेस और अंधेरा है, लेकिन फिर भी वो फील कर सकता है कि कोई ज़िंदा चीज़ उसके बहुत करीब आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फर्स्ट लाइन के स्टार्ट में फ्रेज आई इमेजिन से पता चलता है कि ये पोएम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखी है और द वर्ड इमेजिन लेट्स अस स्ट्रेट टू द माइंड ऑफ द स्पीकर, क्योंकि इमेजिनेशन का डायरेक्ट लिंक माइंड से होता है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये पोएट ये सीन इमेजिन कर रहा है, ये सब रियल नहीं है। वो जो लिखने के लिए बैठा है और वो रूम, क्लॉक और वो ब्लैंक पेज, वो सब रियल है। इस लाइन में उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है जिसमें आप नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग करैक्टरिस्टिक्स असाइन करो, जैसे कि इन लाइंस में पोएट ने क्लॉक और ब्लैंक पेज को एक लिविंग एंटिटी प्रेजेंट किया है। तो इस स्टैंजा में पोएट कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके ब्लैंक पेज से शो होता है कि उसके पास एक पेज है जो वो बिल्कुल ब्लैंक है और वो कुछ इमेजिन कर रहा है और हर एक छोटी छोटी चीज़ को फील कर रहा है, यहाँ तक कि क्लॉक की टिकटॉक की वॉइस पर भी वो फोकस कर रहा है और इसी वजह से उसको एक लिविंग एंटिटी शो किया है। तो ये एटीट्यूड और बिहेवियर किसी इंसान का तब होता है जब वो कोई काम करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वो उससे ना हो रहा हो। तो ये सब शो करता है कि वो लिखने की कोशिश कर रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी तक वो उस ब्लैंक पेज के ऊपर, जो अभी तक ब्लैंक पेज है, उसके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं लिख सका। सो इन स्टैंजा नंबर 2, थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर द डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। इसके बाद वो स्टैंजा नंबर 2 में कहता है कि मुझे विंडो से कोई स्टार्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इस वक्त इतनी डार्कनेस और अंधेरा है, लेकिन वो फिर भी फील कर सकता है कि कोई चीज़ उसके बहुत करीब है और मज़ीद उसके करीब आ रही है और वो चीज़ उसकी लोनलीनेस में एंटर हो रही है। इस स्टैंजा की फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि वर्ड विंडो को एज अ सिंबल यूज़ किया है, जैसे कि पोएट ने फर्स्ट लाइन में माइंड की तरफ रेफ़र किया था। तो यहाँ पर हो सकता है कि पोएट मेटाफोरिकली अपने माइंड में देख रहा हो और इस वक्त उसके माइंड में डार्कनेस है, बिल्कुल ब्लैंक है और मे बी इसी वजह से उसका पेज अभी तक ब्लैंक था क्योंकि उसके पास कोई आइडियाज़ नहीं है। और इसकी सेकंड इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि लोग मोस्टली पोएटिक इंस्पायरेशन और आइडियाज़ को एक डिवाइन गिफ्ट कंसिडर करते हैं, गॉड से एक ब्लेसिंग की तरह, और राइटर्स उसको अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो इस तरह वो ये शो करता है इन लाइंस में कि विंडो से उसे कोई स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, यानी कोई डिवाइन गिफ्ट नहीं है जब वो लिख रहा है। और पोएट खुद ये पोएम लिख रहा है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से, तो ये इंडिकेट करता है कि पोएट खुद एक राइटिंग एक्सपीरियंस को इस पोएम में शेयर कर रहा है। कि लोग गलत समझते हैं कि पोएट्स या राइटर्स गॉड से हेल्प लेके कुछ क्रिएट करते हैं, बल्कि वो अपनी इमेजिनेशन से पोएट्री लिखते हैं। इसी तरह अगर हम माइंड के पर्सपेक्टिव से
लास्ट 2 लाइन्स को देखें तो ये शो होता है कि जैसे उसने डार्कनेस को अपने ब्लैंक और एम्प्टी ब्रेन से कंपेयर किया था, इसी तरह से जो चीज़ उसके करीब आ रही है वो एक पोएटिक इंस्पायरेशन भी हो सकती है जो कि वो इमेजिनेशन से उसके करीब आ रही है। इन स्टैंजा नंबर 3 द पोएट सेज cold delicately as the dark snow. A fox nose touches twig leaf. Two eyes serve a moment that now and again, now and now and now. In this stanza, the fox finally appears on the scene, and the title of the poem shows that the title here is taken metaphorically for the process of creation. फोक्स एक रियल एनिमल नहीं है, बल्कि थॉट फोक्स एक स्पिरिचुअल या पोएटिक इंस्पायरेशन है रादर देन अ रियल एनिमल। जैसे कि मैंने राइटर के इंट्रो में बताया है कि टेड ह्यूज अपनी पोइट्री में एनिमल इमेजरी को यूज़ करता है टू कन्वे हिज मैसेज एंड आइडियाज़। देयरफॉर here the fox is taken as a metaphor as the word thought with it demonstrates. फोक्स एक डार्क और विंटरी नाइट में अपनी सराउंडिंग्स को रिव्यू कर रही है सेंसरी पार्ट से, आइज़ और नोज से। फोक्स चलते हुए ट्विग को स्मेल कर रही है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स की हैबिट होती है कि वो चलते हुए हर चीज़ को स्मेल करते हैं जिससे वो अपनी सराउंडिंग को चेक करते हैं। इस स्टैंजा में शो किया है कि जिस तरह से फोक्स राउंड को बहुत कॉन्शियस तरीके से मूव करती है, वैसे ही राइटर भी एक फोक्स की तरह अटेंटिव कॉशियस होके मूव करता है अपनी राइटिंग प्रोसेस में, यानी कि वो फुल अटेंटिव होता है पोएटिक इंस्पायरेशन और आइडियाज़ के लिए, जैसे एक फोक्स अपने शिकार के लिए फुल अटेंशन से और फोकस के साथ मूव करती है। टू आई सर्व अ मोमेंट, ये लाइन राइटर की फोकस और केयरफुलनेस को शो कर रही है। जिस तरह से एक फोक्स डार्कनेस में क्विकली अपनी आइज़ को मूव करती है किसी भी प्रे के लिए, इसी तरह से राइटर भी फुल अटेंटिव होता है, उसको होना भी चाहिए ताकि वो जब भी कोई पोएटिक इंस्पायरेशन मिले तो वो उसको देख सके। नाउ एंड नाउ फ्रेज एम्फसाइज दिस थिंग, ये रेपिटेशन शो करता है कि आइज़ की कितनी जल्दी से मूवमेंट हो रही है। अब हम करेंगे स्टैंजा नंबर 4। सेट्स neat prints into the snow between trees and warily a lame shadow legs by stump and in hollow. नेक्स्ट स्टैंजा में बताया है कि जैसे जैसे फोक्स मूव करती है उसके फुटप्रिंट्स रह जाते हैं वाइट स्नो पे ट्रीज के दरमियान। जब वो फोक्स मूव करती है तो उसके शेडो से ऐसे लगता है कि कोई इंजर्ड एनिमल चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फोक्स है, ये बहुत ही बोल्ड है, जो बहुत कॉन्फिडेंट और पर्पस के साथ मूव कर रही है क्योंकि वो अपने शिकार की सर्च में है। ऐसा नहीं है कि वो बस चलती ही जा रही है, बल्कि उसका एक पर्पस है, एक गोल है। फोक्स का ये एटीट्यूड पैरेलल है राइटिंग प्रोसेस के। जैसे जैसे पोइट भी अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में मूव करता है तो वो पीछे प्रिंट्स छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंक प्रिंट्स ऑन द पेपर। Here the white snow symbolizes the white blank paper previously poet has mentioned about. यहाँ पर फोक्स के शेडो को पोएटिक इंस्पायरेशन के इनिशियल फॉर्म के साथ सिंबलाइज किया है कि अभी क्लियर नहीं है और इम्परफेक्ट है, लेकिन जैसे एक फोक्स की बॉडी बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट, इसी तरह से ये आइडिया भी परफेक्ट है, जो कि जब वो फुली अपीयर होता है सीन के ऊपर तो तभी उससे पता चलता है कि ये वो अभी कितना परफेक्ट है। जिस तरीके से फोक्स के शेडो से अभी लग रहा है कि वो एक इंजर्ड एनिमल है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसी तरह से जो पोएट का आइडिया है, जो अभी उसको आइडिया मिला है, वो अभी इम्परफेक्ट है, लेकिन जब उसके ऊपर काम होगा तो वो एक बिल्कुल परफेक्ट होगा, एक फोक्स की तरह फुल कॉन्फिडेंट। स्टैंजा नंबर 5। अक्रॉस क्लियरिंग एन आई a widening deepening greenness brilliantly concentratedly coming about its own business. इस स्टैंजा में बताया है कि फोक्स की आइज़ बहुत वाइड हो जाती हैं जब वो देखता है कि वो फॉरेस्ट के एक ऐसे पार्ट में आ गया है जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, क्योंकि पीछे के स्टैंजा में हमें बताया था कि अभी तक सिर्फ उसको वाइट स्नो नज़र आ रही थी और फोक्स अपने पर्पस के साथ आगे मूव करती जा रही है। इसमें पोइट ये बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिव्यू करता है पूरे फोकस, अटेंशन और सॉलिट्यूड में,
जैसे प्रीवियस स्टेंजा में बताया कि फॉक्स कैसे मूव कर रही थी फॉरेस्ट में अपने शिकार के लिए, तो इसी तरह से जब राइटर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखा तो वो हैरान हो गया जब उसे कुछ ब्राइटनेस या इंस्पायरेशन मिली, जैसे फॉक्स को वाइट स्नो के फॉरेस्ट में ग्रीनरी मिली। यहाँ पर वाइट स्नो को राइटर के सबकॉन्शियस माइंड के साथ सिंबलाइज किया है, जो एक ब्लैंक और डार्क स्पेस है जहाँ कोई पोएटिक इंस्पायरेशन नहीं थी, लेकिन अब उसको अपने माइंड में पोएटिक इंस्पायरेशन नज़र आ रही है। जिस तरीके से वाइट फॉक्स को पहले इनिशियली सिर्फ और सिर्फ वाइट स्नो ही हर जगह से नज़र आ रही थी, लेकिन इस स्टेंजा में अब उसको ग्रीनरी नज़र आ रही है। स्टेंजा नंबर 6 जो कि इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। टिल with a sudden sharp, hot sting of a fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless, still the clock ticks and the page is printed. नेक्स्ट स्टेंजा में बताया है कि एकदम से फॉक्स की हॉट स्टिंग स्पीकर के माइंड में एंटर हो जाती है। विंडो जो पहले भी स्टारलेस थी वो अभी भी स्टारलेस है और क्लॉक टिक टिक कर रहा है जैसे कि स्टेंजा नंबर 1 में था। सब कुछ सेम है, लेकिन जो चीज़ चेंज हुई है इस पूरे टाइम पीरियड में वो पेपर है जो पहले ब्लैंक था लेकिन अब वो प्रिंटेड है, यानी कि अब उसके ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। तो यहाँ पोइट ये बता रहा है कि फॉक्स उसके माइंड में एंटर होती है, जो एक मेटाफर है पोएटिक इंस्पायरेशन के लिए। जो इस तरह एकदम से आइडिया स्पीकर के माइंड में एंटर होता है और उससे वो पेज प्रिंटेड हो जाता है। उसने अपना आइडिया इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री उस पर लिख दिया है। पहले स्पीकर का माइंड ब्लैंक था, लेकिन अब आइडिया आ गया है थॉट फॉक्स की तरह, इसलिए अब सब कुछ सेम है जैसे कि पहले था सिवाय ब्लैंक पेपर के। इन शॉर्ट इस पोएम में स्पीकर ने राइटिंग प्रोसेस के बारे में बताया है कि कोई भी क्रिएटिव वर्क जिसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, उस क्रिएटिव प्रोसेस को एक एक्सटेंडेड मेटाफोर फॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। जैसे जैसे फॉक्स अपीयर होती है पोएम में, पहले उसके कुछ बॉडी पार्ट्स और देन उसकी फाइनल अपीयरेंस होती है। सेम ऐसे ही कोई भी आइडिया पहले रॉ फॉर्म में आता है एक इम्परफेक्ट फॉर्म में और बाद में अपनी कंप्लीट परफेक्ट फॉर्म में अपीयर होता है। और इसके साथ एक क्रिएटिव वर्क के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इस पोएम में बताया है लोनलीनेस, सोलिट्यूड, अटेंशन, फोकस और पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो इस पोएम में ये सब सिंबल्स यूज़ हुए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द स्टारलेस नाइट। ये सिंबल यूज़ हुआ है ओल्ड फैशन मिथ्स के लिए कि राइटर के पोएटिक इंस्पायरेशन एक होली गिफ्ट है। इस पोएम में स्टारलेस नाइट थी और एक राइटर एक क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व था, तो उन सब मिथ्स को निगेट करता है कि ऐसा नहीं है। पोएटिक इंस्पायरेशन एक इमेजिनेशन और फोकस और अटेंशन के साथ आता है, ना कि एक डिवाइन गिफ्ट है। जैसे कि पहले लोग समझते थे कि जो स्टार्स हैं वो एक डिवाइन गिफ्ट एक राइटर्स को दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राइटर्स अपनी इमेजिनेशन के साथ पोएट्री लिखती हैं। वाइट स्नो को राइटर के ब्लैंक और डार्क माइंड के साथ सिंबलाइज किया है, तो ये सिंबल्स इस पोएम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। So that was all for today's video. If you have any questions or queries, you may ask in the comment section. And if you have any suggestions regarding this video in order to improve the quality of the content, you can mention these things in comment section as well. Because the whole purpose of this channel is to serve you, so your suggestions means a lot. Inshallah, we will meet soon in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care.